नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कुदरत का करिश्मा। रोड पर तेज़ रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, लेकिन बारिश तेज़ नहीं, थोड़ी धीमी धीमी हो रही थी। लोग तेज़ी से इधर उधर भाग रहे थे। एक औरत एक आदमी से भीख मांग रही थी। तभी वह आदमी उस औरत पर चिल्लाते हुए बोलता है, चल भाग यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाती है। इसके पास से तो इतनी बदबू आ रही है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। औरत के शरीर में जगह जगह घाव थे, पैर दर्द से कराह रही थी और लोगों से भीख मांग रही थी। वह ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन सभी लोग उससे दूर भाग रहे थे क्योंकि उसके पास से बदबू आ रही थी। कोई भी उसके पास खड़ा नहीं हो पाता था। कुछ लोग पैसे उसे दूर से फेंक कर दे रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे नाक बंद करके ही जा रहे थे। ज़मीन पर जैसे ही पैसे गिरते वह भागकर उन्हें उठा लेती। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने खाना भी नहीं खाया हो। उस औरत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था भगवान ने ना जाने उसके कौन से जन्म का बदला लिया है। आखिर कौन थी वह औरत? आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। आप यहाँ पड़े पड़े आराम कर रहे हैं। बाबूजी और मम्मी जी कहाँ गईं? काम चोरी की भी हद होती है। जब देखो हरामखोरी करते रहते हो। आप लोग जानवरों की जगह पर रहने वाले जानवर कहीं के। पता नहीं इतनी बदबू और गंदगी वाली जगह पर कैसे रह लेते हैं। यह दोनों खुशहाल बूढ़े बुढ़िया इतना कहकर बड़बड़ाते हुए बहू प्रिया वहाँ से तुरंत ही अपनी नाक दबाकर भाग खड़ी हुई। उसने अपने सास ससुर को वहाँ रखा ही इसीलिए था कि 4 दिन के जीने वाले बूढ़े बुढ़िया 2 दिनों में ही मर जाए, क्योंकि वह अमीर बाप की बेटी अपने गरीब और लाचार सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए उसने उनकी रहने की जगह ही अलग करवा दी थी। प्रिया को ऐसा रवैया दीनानाथ जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अपने मन ही मन में सोचने लगे, वाह रे वाह, क्या ज़माना आ गया है। बहू ने हमें खुद ही यहाँ जानवरों की झोपड़ी में लाकर पटक दिया है और कह रही है इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हो, जैसे यहाँ रहने में हमें बड़ा मज़ा आ रहा हो। हम भी तो चाहते हैं साफ़ सुथरी जगह में रहना, लेकिन इस डायन ने तो खून पसीने की कमाई से बनाए घर पर भी कब्जा कर लिया है और हमें ही आंखें दिखाती है। आज प्रिया और पंकज की शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन प्रिया ने पंकज के माँ पिताजी के साथ सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, क्योंकि उसे अपने पिता के धन का घमंड जो था कि उसके पिता बहुत बड़े नामी डॉक्टर हैं। इसीलिए वह सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका लेने की ताकत रखती है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि इस दुनिया में मानवता नाम की भी कोई चीज़ होती है और इस मानवता को ही सारी दुनिया सलाम करती है और उसी के सामने झुकता भी है। प्रिया जैसी मॉडर्न लड़की जिसके पिता ने उसके साथ 4 नौकर भेजे थे, उसे क्या पता था मानवता और दुनियादारी क्या होती है। पंकज को प्रिया ने एक रेस्टोरेंट में देखा था। जब पंकज रेस्टोरेंट में अपने बॉस के लड़के के साथ गया था, तभी प्रिया की नज़र पंकज पर पड़ी थी। उसी दिन पंकज प्रिया को बहुत ज़्यादा पसंद आई। पंकज की सादगी ही प्रिया के दिल को अंदर तक छू गई। उसने अपने पापा से जिद की कि वह शादी करेगी तो सिर्फ पंकज से, वरना वह ज़िंदगी भर कुंवारी ही रहेगी। बेटी की ऐसी जिद सुनकर डॉक्टर वर्मा जी को तो भौचक्के ही रह गए थे। वर्मा जी ने पंकज के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठे की तो पता चला कि माँ मालती देवी जी घर पर सिलाई का काम करती है और पिता दीनानाथ जी की छोटी सी किराने की दुकान है, जिससे बहुत ज़्यादा आमदनी तो नहीं होती, और पंकज एक फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है।
उसको भी अभी काम करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। इसीलिए कुल मिलाकर पंकज एक साधारण परिवार से ही है। लेकिन प्रिया के पिता को अपनी बेटी की जीत के आगे हार माननी पड़ी और प्रिया का रिश्ता पंकज के घर लेकर जाना पड़ा। पंकज के पिता दीनानाथ जी को पंकज जी के लिए प्रिया का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले से ही आभास हो रहा था कि वह अमीर पिता की बेटी, वह भी मॉडर्न ज़माने की पढ़ी लिखी नकचढ़ी किस्म की लड़की पंकज के लिए सही नहीं है। दीनानाथ जी ने उसे देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था। लेकिन पंकज की माँ मालती देवी जी तो सरल स्वभाव की महिला थी। उन्हें जमाने से ज़्यादा दांव पेच समझ में नहीं आते थे। वह छल कपट से कोसों दूर सरल हृदय की महिला थी। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी मानकर अपने पति दीनानाथ जी को भी प्रिया और पंकज की शादी के लिए मना लिया और उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी गई, जिसका सारा खर्चा भी प्रिया के पिता ने ही उठाया ताकि समाज में बेइज्जती ना हो सके। प्रिया को इस बात का घमंड था कि उसके पिता के पास इतना पैसा है कि वह चाहे तो इस दुनिया के हर चीज़ खरीद सकती है। इसीलिए आए दिन वह अपने सास ससुर का अपमान करती रहती थी। पंकज भी अपने सामने अपने माता पिता का अपमान होता देखकर भी कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि प्रिया उसे आत्महत्या करने में गिरफ्तार करवाने की धमकी दिया करती थी। प्रिया चाहती थी कि जिस प्रकार वह अपने सास ससुर से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, उन्हें अपमानित करती रहती है, पंकज भी ऐसे ही अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करे, उन्हें अपमानित करे। इसीलिए वह हमेशा ऐसे समय की तलाश में रहती थी कि जब पंकज के माता पिता उसकी नज़रों में गलत साबित हो। प्रिया रोज़ ही किसी न किसी बात को लेकर अपने सास ससुर से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। इसीलिए पंकज चाहता था कि वह अपने मायके चली जाए, लेकिन वह वहाँ भी नहीं जाना चाहती थी। उसे तो पंकज के मम्मी पापा से लड़ाई करने में ही मज़ा आता था। प्रिया घर का कोई काम नहीं करती थी और ना ही घर के नौकरों को करने देती थी। वह कभी भी उन्हें अपने कमरे में बुला लेती और कभी उनके साथ गेम खेलती या कभी अपने हाथ पैर दबवाती, कभी अपने सिर की मालिश करवाती, क्योंकि नौकरों की तनख्वाह तो उसके पापा के घर से ही मिलती थी और बाकी के अधूरे काम वह अपने सासू माँ से करवाती। बेचारी मालती देवी जी जब तक उनके हाथ पैर चलते थे तब तक तो उन्होंने सारे काम अच्छे से किया, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापे के कारण अब उनसे सारे काम नहीं किए जाते थे। प्रिया ने देखा बुढ़िया अब किसी काम की नहीं रही, तो उसने उन दोनों बुजुर्गों का सामान घर से पीछे बनी छोटी सी झोपड़ी, जिसमें बहुत दिनों पहले गाय बकरियां बांधी जाती थी, वहां डलवा दिया। झोपड़ी से बहुत बदबू आ रही थी, क्योंकि कई दिनों से साफ सफाई नहीं की गई थी। मालती जी ने प्रिया के सामने हाथ पैर जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, हम बूढ़े बुढ़िया पर रहम करो। वह झोपड़ी कई दिनों से बंद पड़ी है और ना ही उसको साफ सफाई हुई है, इसीलिए वहाँ से बहुत बदबू आ रही है और छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े भी काट रहे हैं। पंकज के पापा की तबीयत भी खराब हो गई है, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बहू, बूढ़े बुढ़िया पर कुछ तो रहम करो। प्रिया उस समय अपनी एक सहेली जो विदेश में रहती थी उसके साथ वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी। उसकी सहेली ने मालती देवी जी की दयनीय हालत को देख लिया और उसने मालती देवी जी को प्रिया को बहू कहते हुए भी सुन लिया था। तो उसने कहा, अरे प्रिया, तू ठहरी इतनी अमीर बाप की बेटी,
पढ़ी लिखी मॉडर्न ज़माने की लड़की, और तेरी शादी ऐसे फटीचर घर में जिन्हें ना ही पहनने का सलीका है और ना ही बोलने का। देखने में तो यह किसी भिखारी से कम नहीं लग रहे हैं। कौन है वह बुढ़िया जो तेरे पीछे हाथ जोड़े खड़ी है? प्रिया ने अपनी आंखों के ऊपर आए बालों पर फूंक मारते हुए अपना मुंह बनाते हुए, यार तू भी क्या फालतू लोगों के बारे में बात करने लगी? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसी फटीचर भिखारी मेरी सास होगी? यह तो मेरे घर की नौकरानी है, इसे कुछ चाहिए होगा इसीलिए खड़ी हैं। प्रिया ने अपनी सहेली को लाख टाल देने की कोशिश की, लेकिन उसकी सहेली नहीं मानी। उसने कहा, तुझे बहू कह रही है, ज़रूर वह तेरी सास ही है। प्रिया ने उस समय तो उससे मजाक में हाँ कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में अपनी सास के लिए आग की ज्वाला धधक रही थी। उसने अपनी सहेली के साथ बहुत देर तक बातें की। जैसे ही फ़ोन काटा, सबसे पहले अपनी सास की तरफ मुड़ी। मालती देवी जी वहाँ से जा चुकी थी। वह गुस्से से आग बबूला होती हुई सीधे वहाँ पहुँची जहाँ दीनानाथ जी बहुत ही कठिनाइयों से सांस ले रहे थे। वह अपनी नाक दबाते हुए बोली, अरे बूढ़े, तू यहाँ पर पड़ा पड़ा आराम फरमा रहा है और उस बुढ़िया को कहाँ भेजा है? जानवरों की जगह में रहने वाले जानवर कहीं के, पता नहीं इतनी बदबू और गंदगी वाली जगह में कैसे रह लेते हैं। बड़बड़ाती हुई प्रिया तुरंत ही वहाँ से निकल गई। इतनी बदबू आ रही थी कि वह 1 मिनट भी वहाँ नहीं रह पाई। थोड़ी देर में मालती देवी जी को थोड़ा सा गोबर लेकर आई ताकि वह उस झोपड़ी को नीचे से लिपाई कर सके। फिर थोड़ी देर में नीम की पत्तियों का धुआं किया ताकि वहाँ के सारे मच्छर और कीड़े मकोड़े भाग सके। मालती जी के प्रयास से वह झोपड़ी 2 दिनों के अंदर साफ सुथरी और रहने लायक हो गई। और उधर प्रिया मन ही मन खुश तो हो रही थी कि चलो, इतनी गंदगी जगह में रखा है कि वह 4 दिनों तक जीने वाले 2 ही दिनों में मर जाएंगे। कुछ दिनों बाद ही प्रिया फिर से किसी काम से घर के पीछे गई। उसने देखा, अरे बुढ़िया ने तो झोपड़ी की काया पलट कर रख दी है। तो उसके दिमाग में फिर खिचड़ी पकने लगी। उसने उन्हें परेशान करने की तरकीब सोची। उसने अपने घर के निकलने वाले सारे कूड़े को उस झोपड़ी के अंदर डाल दिया ताकि वे दोनों जैसे ही उठे सबसे पहले उन्हें कूड़े की बदबू ही मिले। सुबह होते ही मालती देवी जी जैसे ही उठी बदबू सीधे झोपड़ी के अंदर गई, जिसकी वजह से दीनानाथ जी को सांस लेने में परेशानी होने लगी। मालती जी भागती हुई जब अपनी बहू से उस कूड़े के बारे में बात करने गई तो वह फिर से वीडियो कॉलिंग पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। उस दिन फिर से उसकी सहेली ने मालती जी को देख लिया और प्रिया की फिर से हंसी उड़ाई। आज तो प्रिया का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर था। उसने कॉल कट किया और मालती जी की तरफ मुड़ा। उसने आओ देखा ना ताओ, मालती जी को लात घूंसों से मारने लगी। मालती जी पूछती रह गई कि बहू, आखिर मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों मार रही हो? लेकिन प्रिया ने उनकी एक न सुनी और कभी उनके बाल खींचकर घसीटती, कभी लात से मारकर गेंद की तरह उछालती। मालती देवी जी का चिल्लाना सुनकर पंकज भी जाग गया। दीनानाथ जी भी जाग गए थे, लेकिन दमा की बीमारी के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गए थे, इसीलिए बिस्तर से उठकर भी नहीं जा सकते थे। लेकिन पंकज जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और उधर दौड़कर भागा जिधर से शोर सुनाई दे रहा था। प्रिया का रुद्र रूप देखकर पंकज हक्का बक्का रह गया। अपनी पत्नी के द्वारा अपनी ही माँ को इतनी बेरहमी से पीटता देख पंकज की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया ने जब उसके मम्मी पापा को उसे बदबूदार झोपड़ी में रखा था, तब भी पंकज ने इसका विरोध किया था। लेकिन प्रिया ने पंकज को धमकी दी थी
कि वह उसके मम्मी पापा को जहर देकर मार डालेगी और उसे भी दहेज प्रथा के केस में अंदर करवा देगी। इसीलिए वह चुपचाप रहा, दिल में एक तसल्ली रखकर कि कम से कम उसके माता पिता उसकी आंखों के सामने तो हैं। लेकिन आज तो प्रिया ने हद ही कर दी थी। इसीलिए पंकज ने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा और अपनी माँ को बचाने के लिए उन दोनों के बीच में चला गया। प्रिया के अंदर उस समय क्रोध तो इतना भरा था कि उसने अपने पति को भी लात घूंसों से खूब मारा। जब पंकज ने उसे शांत करने के लिए उसके हाथ पकड़ लिए तो उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने उसे मारा है और अपने चारों नौकरों को बहुत सारे पैसे देकर अपने पक्ष में करके गवाह बना लिया कि उन्होंने पंकज को मारते देखा है, जबकि पंकज ने प्रिया पर हाथ भी नहीं उठाया था। पापा डॉक्टर वर्मा ने भी अपनी बेटी की बात मानकर पंकज को पुलिस के हवाले कर दिया और प्रिया ने मालती देवी जी और दीनानाथ जी को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया और यह धमकी दी कि अगर आपको अपना बेटा वापस चाहिए तो चुपचाप रहिएगा, किसी को भी सच्चाई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आपका बेटा जिंदगी भर जेल की चक्की पीसता रह जाएगा। दोनों माता पिता ने वादा किया कि वे लोग किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनके बेटे को आज़ाद करवा दे। प्रिया को पता था कि यह दो कौड़ी के लोग न्याय की नहीं बल्कि अपने बेटे की ही सोचेंगे। इसीलिए उसने ऐसी शर्त रखी और कुछ दिनों तक जेल में रखने के बाद प्रिया ने अपना केस वापस ले लिया और पंकज से तलाक ले लिया। मुआवजे के रूप में उसने पंकज के माता पिता के जीवन भर की कमाई का एकमात्र सहारा, जिसमें वे लोग अपना सर छुपा सकते थे, उस घर को मांग लिया। पंकज ने प्रिया से बहुत निवेदन किया कि घर उसके माता पिता को वापस कर दे, तो पंकज अपने तनख्वाह में से आधी तनख्वाह उसे हर महीने दिया करेगा, लेकिन वह नहीं मानी और उसने तीनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब तो पंकज अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करने लगा। 2 दिन उन्होंने रेलवे स्टेशन पर गुजारी। पंकज ऑफिस गया। बॉस ने उसे बताया कि वे लोग जिस प्रोजेक्ट पर पिछले 6 वर्षों से काम कर रहे थे वह सफलतापूर्वक अप्रूव कर दिया गया है और उसी के सिलसिले में उनके साथ पंकज को भी कुछ दिनों के लिए विदेश जाना होगा, क्योंकि बॉस के बेटे बहू अपने हनीमून ट्रिप पर गए हुए हैं। शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन काम की अधिकता के कारण वह कहीं भी नहीं गए थे। इसीलिए थोड़ी फुर्सत मिलने पर प्रोग्राम बनाया और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास हो गया। इसीलिए पंकज को मजबूरन अपने बॉस के साथ विदेश जाने के लिए हाँ कहना पड़ा। पंकज ने अपने माता पिता जी को भी नहीं बताया कि वह विदेश जा रहा है और जल्दी जल्दी में अपने ऑफिस की तरफ से ही अपने बॉस के साथ विदेश निकल गया। उसकी बॉस की पत्नी नेक दिल इंसान थी। वह एक माँ की ममता को समझती थी और पंकज के सादगीपूर्ण व्यवहार को भी समझती थी। पंकज शर्मीला लड़का है, इसीलिए वह अपने परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं कहता था। यह सोचकर उन्होंने कुछ राशन का सामान और घर गृहस्थी के काम आने वाली वस्तुएं खरीदकर स्वयं उसके मम्मी पापा से मिलने चली गई। पर जाकर देखा कि अजनबी लोग वहां बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। प्रिया की नज़र जब पंकज की मालकिन पर पड़ी तो सर पर पल्ला रख कर और घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, आंटी जी, पंकज कहाँ गए? पता ही नहीं चल रहा। ना ही वह घर पर आए हैं और ना ही उन्होंने कोई फ़ोन ही किया है। इस बारे में सोच सोच कर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। कहती हुई वह सामान लेकर रोने लगी। प्रिया को रोता देख
उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे वादा किया कि उसके घर खर्च के लिए हर महीने राशन और पैसे भेज दिया करेगी, क्योंकि पंकज तो अभी कुछ दिनों के लिए विदेश में ही रहने वाला है। और जब उन्होंने पंकज के मम्मी पापा के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि वे लोग तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। पंकज की मालकिन मेनका जी को उस पर और भी दया आ गई, इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से 10,000 रुपये खर्च करने के लिए दे दिए। प्रिया ने उनके पैर छुए और मन ही मन बहुत खुश हुई। उनके जाने के बाद उनके घर आए उसके मतलबी दोस्तों से ठहाका लगाते हुए बोली, जितने मूर्ख पंकज और उसके माँ बाप हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मूर्ख तो उसकी बॉस की पत्नी है। उसे इतना भी पता नहीं कि मैं ही उसके लाडले पंकज और उसके माता पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला है। और सभी लोग एक दूसरे को तालियां देकर हंस पड़े। इधर मेनका जी ने पंकज को भी बोल दिया कि वह उनके माता पिता का ध्यान रखे हुए हैं, तो पंकज भी विदेश में निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। उसे लगा कि हो सकता है मेरे माता पिता मेरा पता लगाने के चक्कर में मेरे बॉस के यहाँ पहुँच गए होंगे, क्योंकि वह सीधा ही दफ्तर से अपने बॉस के साथ विदेश चला गया था और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह जाकर अपने माता पिता को कुछ भी बता सके। अब मेनका जी पंकज के घर यानी प्रिया के घर 2-4 दिनों के बाद कुछ न कुछ भिजवा दिया करती है। प्रिया खुशी खुशी रोज़ ही अपने दोस्तों के साथ उनके द्वारा भेजे गए सामानों से एंजॉय करती रहती है। पंकज के माता पिता रोज़ ही अपने बेटे के वापस आने का इंतज़ार करते रहते हैं। कई दिनों तक तो उन दोनों ने पानी पी पी कर अपनी भूख को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब भूख उनके बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो दोनों ने स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगना शुरू कर दिया। दीनानाथ जी और मालती जी स्वाभिमानी किस्म के लोग थे। जब यह लोगों के सामने भीख मांगने के लिए हाथ फैलाते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। इसीलिए उन्होंने आपस में विचार किया कि अब वे लोग भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि दीनानाथ जी ने कहा कि वह जूते पॉलिश किया करेंगे। मालती जी भी चिप्स का पैकेट बेचेगी। इसी प्रकार वह इतना पैसा कमा ही लेंगे कि दोनों का पेट आराम से भर जाएगा। दूसरे दिन भीख में मिले कुछ पैसों से जूते पॉलिश करने का कुछ सामान दीनानाथ जी ने खरीदा और एक कोने में अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। मालती जी ने कुछ चिप्स और कुरकुरे के पैकेट खरीदे और लोगों के पास जा जाकर बेचने लगी। मालती देवी जी के चिप्स और कुरकुरे का पैकेट को ज़्यादातर लोग नहीं खरीदते थे, क्योंकि सभी लोग तो पहले से ही दुकान से खरीदकर खाने पीने का पर्याप्त सामान लेकर चलते थे, या फिर ट्रेन के अंदर कोई बेचने आता उसे खरीद लेते थे। इसीलिए रेलवे स्टेशन में घूमते फिरते वह भी चिप्स कुरकुरे के पैकेट खरीदना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए मालती देवी जी को चिप्स और कुरकुरे के पैकेट को बेचने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। एक दिन दीनानाथ जी जूते पॉलिश कर ही रहे थे कि उनके पास पंकज के बॉस कुंदन ने अपने जूते वाले पैर रख दिए। दीनानाथ जी नीचे सर किए उनके जूते को अच्छी तरह से चमकाने में लग गए। तभी कुंदन ने कहा, लगता है आप बहुत पुराने मोची हैं, तभी तो आपको इतना अनुभव है, क्योंकि आप इतने शालीनता से कैसे जूते पॉलिश करते हो। तभी दीनानाथ जी ने अपना सिर ऊपर किया। उनके बाल दाढ़ी बढ़ी हुई थी, फिर भी उन्होंने दीनानाथ जी को पहचान लिया और कहें, दीनानाथ जी आप यहाँ पर यह काम क्यों कर रहे हो?
आप दोनों पति पत्नी तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे ना, फिर आप यहाँ यह सब क्यों कर रहे हो? और आपके घर तो मेरी पत्नी मेनका जी कुछ न कुछ भेज दिया करती है ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, फिर आप यह सब काम क्यों कर रहे हो? इस समय मालती देवी जी भी उनके पास कुछ चिप्स और कुरकुरे के पैकेट लिए चली आ रही थी। कुंदन ने जब उन्हें देखा तो समझ गया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। दीनानाथ जी और मालती देवी जी को अपने पास बिठाया और पूछा, आखिर उनके साथ क्या हुआ है? मालती देवी जी और दीनानाथ जी ने रो रो कर वह सारी बातें बताई जो प्रिया ने उनके साथ किया था। कुंदन जी सब समझ गए कि प्रिया कितनी चालाक औरत है। पत्नी मेनका जी को फ़ोन लगाया और सारी बात बता दी कि प्रिया ने अपने पति और उसके माँ बाप के साथ क्या किया है, इसीलिए अब उसके पास कुछ भी चीज़ पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुंदन जी दीनानाथ जी और मालती जी को अपने साथ अपने घर ले गए और उन्हें अपने कमरे में रहने के लिए जगह दे दी। खाने की सारी व्यवस्था की। कुंदन जी स्वभाव के बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे, इसीलिए उन्होंने शहर के बीचों बीच एक किराने की दुकान खोल दी, जिसमें दोनों पति पत्नी दिन भर आते। दोनों का व्यवहार इतना अच्छा था कि ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। अब तो दीनानाथ जी और मालती देवी जी के पास फुर्सत ही नहीं रहती। वह ग्राहकों से इतने बिजी रहते कि उनके पास टाइम ही नहीं बचता। इधर उनका बेटा भी जी लगा कर मेहनत कर रहा था। दिन पर दिन उन लोगों की तरक्की होती चली गई। एक दिन दीनानाथ जी अपनी दुकान खोलने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे, उन्हें अपने दुकान के पास एक औरत फटे पुराने कपड़े पहने एक कोने में सिमटी हुई दिखाई दी, जिसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उसको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। उसके हाथ पैर की उंगलियां गल रही थी। उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि उसके पास कोई खड़ा भी नहीं रहना चाहता था। जब उस औरत को गौर से देखा तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू प्रिया ही थी। उसने दीनानाथ जी की तरफ शर्म भरी नज़रों से देखते हुए इशारों में माफ़ी मांगी, क्योंकि उसके शरीर के एक भाग को पैरालिसिस भी हो गया था। वह बोल भी नहीं पा रही थी। तभी कुछ देर बाद मालती जी भी वहां पहुंच गई। प्रिया को उस हालत में देखा तो वह तो उसे देखते ही रह गई। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया? हमेशा बड़बड़ करने वाली आज इतनी शांत कैसे बैठी है? और तुम्हारे पापा जो सबसे बड़े और नामी डॉक्टर थे कहाँ गए? और कहाँ गई उनकी अमीरी? तब प्रिया ने उनसे भी इशारों से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसके पास एक डायरी मिली जिसमें उसके पापा का नंबर था। उस नंबर से उन्होंने फ़ोन लगाया तो वह फ़ोन उनके पड़ोसी का था। उन्होंने बताया कि प्रिया के पापा लालच में जाकर ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हार्ट और किडनी बेचने का धंधा करने लगे थे। बहुत से दुश्मन हो गए थे और एक दिन घर से ही कहीं जाने के लिए गए तो वापस नहीं आए। शायद लगता है किसी ने उन्हें बाहर ही मार डाला। प्रिया ने जब से अपने पति और सास ससुर को उनके ही घर से निकाला था, तब से रोज़ ही अलग अलग लोगों के साथ जाकर पार्टियां करने लगी थी। जब तक उसके पास पैसे थे, उसके ढेर सारे दोस्त थे, लेकिन उसके नसीब का ही दोष कहो। जब से उसे पैरालिसिस कोड हुआ है, तब से उसके दोस्त ना तो उसके पास आते हैं और ना ही उसकी खोज खबर लेते हैं। अब तो वह दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, क्योंकि अब उसके पास ना तो पापा की धन दौलत बची है, ना ही ससुराल की जो एकमात्र घर था उसे बेचकर खूब मज़े किए।
अब जब दुख की घड़ी आई है तो उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। काश देवता समान सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद आज उसे यह दिन ना देखना पड़ता। तब दीनानाथ जी ने कहा, क्या किया था उसने अपने सास ससुर के साथ और उसको कैसे पता चला कि उसने क्या किया। उसने बताया कि प्रिया इतनी बेहुदा लड़की है। उसी ने सभी को खुश होकर तालियां पीट पीट कर बताया था कि उसने अपने पति और सास ससुर को कैसे कैसे तड़पाया और खाली हाथ धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तब दीनानाथ जी ने बताया कि मैं प्रिया का ससुर ही बोल रहा हूँ। प्रिया मेरे दुकान के पास ही बैठी है। उसकी हालत इतनी खराब है कि पास जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। इसका कोई हमदर्द या रिश्तेदार हो तो प्लीज़ उन्हें बता दीजिएगा ताकि इसे यहाँ से लेकर चले जाए, या फिर आप लेकर जाना चाहो तो लेकर जा सकते हो। उन्होंने कहा, भाई साहब, हम ज़बरदस्ती क्यों मुसीबत मोल लेना चाहेंगे। जो जैसा करता है वह वैसा ही भोगता है, हमें क्या उसके दुख से, कहकर फ़ोन काट दिया। दीनानाथ जी ने मालती जी को फ़ोन पर हुई सारी बातें बताई। प्रिया भी उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसे आज समझ में आ रहा था कि जब तक उसके पास पैसे थे वही पड़ोसी उसे कितने अच्छे से बेटी बेटी कहते नहीं थकते थे, लेकिन आज मुसीबत की घड़ी में पहचान भी भूल गए। मालती जी कोमल हृदय की महिला थी। दीनानाथ जी से कहा, देश में राजा महाराजा लोग युद्ध के समय में भले ही दुश्मनों से लड़ाई करते थे, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो जाता था तब दुश्मन के घायल सिपाहियों को भी पानी पिलाया जाता था। ऐसे दयालु और धर्मपरायण देश में रहने वाले लोग हैं हम लोग। इसीलिए इसने हमसे कितना भी बुरे बर्ताव किया हो, लेकिन यह अभी हमारी बहू है और दुखी है, इसीलिए हमारा फ़र्ज बनता है इसे कोई अच्छे से अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाएं। दीनानाथ जी गुस्से में बोले, मालती, इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था सब भूल गई क्या? और तुम इस अस्पताल लेकर जाना चाहती हो? नहीं, हम इसे कहीं लेकर नहीं जाएंगे। हम क्यों लेकर जाएंगे कहीं भी? मालती जी बोली, अजी, अगर हम भी इसी तरह करने लगेंगे तो इसमें और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। फिर दीनानाथ जी से एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए कहा। दीनानाथ जी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और प्रिया को उसमें बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। दीनानाथ जी ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी और एक दिन प्रिया पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। और जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो वह मालती देवी जी के पैर पकड़कर रोने लगी कि वह अब से एक आदर्श बहू बनकर रहेगी, लेकिन उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। मालती देवी जी ने कहा, देखो प्रिया, मैं तुम्हारा इलाज करवा दिया है और तुमने हमारे बेटे को तलाक भी दे दिया है, इसीलिए आज से ना ही तुम मेरी बेटी की पत्नी हो ना ही हमारी बहू। इसीलिए बेहतर होगा अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करो और कहीं अच्छा सा काम ढूंढकर जीवन जियो। प्रिया ने पंकज से भी माफ़ी मांगकर एक मौका देने की विनती की, लेकिन पंकज ने भी कह दिया कि प्रिया, कुत्ते की पूंछ को नाली में डालने पर भी वह सीधी नहीं होती, जैसे ही निकालो वह फिर से टेढ़ी हो जाती है। ठीक उसी तरह कुछ लोगों की फितरत भी ऐसी होती है। थोड़ी देर किसी की बातों के दबाव में आकर तो ठीक से व्यवहार करते हैं, परंतु जैसे ही मौका मिल जाता है रंग दिखाना नहीं छोड़ते। इसीलिए तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा और समय बर्बाद ना करते हुए यहाँ से चली जाओ और अपना कैरियर बनाओ तो ज़्यादा खुश रहोगी। प्रिया जब सब तरफ से हार गई तो अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चली गई और जीवन भर पछताते रही कि काश समय रहते पहले ही सुधर जाती
तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।